नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पीजीटी एग्जाम 2020 में जो संगठन से आए हुए प्रश्न हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, आज हम उसी की व्याख्या करेंगे। तो ये जो संगठन से आए हुए प्रश्न हैं पीजीटी एग्जाम 2020 में, वो टोटल 11 प्रश्न हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो जो ये प्रश्न हैं, इन सभी का लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, पॉलिटिक्स वाला क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश सेंटो का सदस्य नहीं था? कौन सा देश सेंटो का सदस्य नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सेंटो का सदस्य नहीं था। जनरली लोगों को ये लगता होगा कि चूंकि कोल्ड वॉर के टाइम ये संगठन बना था तो ये कैसे संभव है कि अमेरिका इसका सदस्य न हो, लेकिन ये सही बात है, अमेरिका इसका सदस्य नहीं था और मैक्सिमम कैंडिडेट का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो जो सेंटो है, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसके 3 नाम हैं। एक है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा इसका नाम है बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट। और ये संगठन 1955 में बनाया गया था और 1979 तक ये अस्तित्व में रहा। और चूंकि बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी, मतलब बगदाद समझौते के माध्यम से, इसीलिए इसको बगदाद पैक्ट कहा गया। और इसके 3 नाम हैं। और इसके जो देखिए जो पूर्ण सदस्य थे वो 5 थे। इस संगठन के जो सदस्य थे वो 5 थे। पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और ब्रिटेन। इसके 5 सदस्य थे, पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और ब्रिटेन। देखिए अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। अमेरिका, जो बहुत जानने वाली बात यह है कि अमेरिका इसका एसोसिएट मेंबर था। इस संगठन का अमेरिका जो है वो एसोसिएट मेंबर था, सहयोगी सदस्य था। और इस संगठन का जो मुख्यालय है, इस संगठन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये 2 जगहों पे था। 1959 तक ये बगदाद में इसका मुख्यालय था। उसके बाद इसका मुख्यालय जो है
अंकारा में स्थानांतरित कर दिया गया। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर में क्या वजह रही कि 55 में संगठन बना तो 59 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो बगदाद रहा। उसके बाद ये अंकारा में इसको स्थापित किया गया। उसका रीजन ये है मित्रों कि जो इराक है वो 1959 में संगठन छोड़ दिया। अब चूंकि जब संगठन छोड़ दिया तो अब मुख्यालय ऐसी जगह हो नहीं सकता उस क्षेत्र में जो देश उसका सदस्य ना हो। तो ऐसी स्थिति में फिर इस सेंटो का जो हेडक्वार्टर है उसको अंकारा में बनाया गया, बगदाद से हटा करके। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एक चीज और जानने वाली ये है कि जब 1959 में इराक इस संगठन से क्विट कर जाता है, मतलब ये संगठन छोड़ देता है, इस संगठन से बाहर हो जाता है वो, तो 1959 में ही अमेरिका इसका एसोसिएट मेंबर बनता है। एसोसिएट मेंबर बनता है। और देखिए ये पांचों देश इसके पूर्ण सदस्य थे और अमेरिका इसका एसोसिएट मेंबर था। तो एक चीज आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि इन फ्यूचर देखिए अभी सीधा ये पूछा है कि कौन इसका सदस्य नहीं था। यहाँ सदस्य से मतलब जो पूर्ण सदस्य है वो है। और फ्यूचर में ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है और बहुत संभावना है बनने की कि वह कौन सा ऐसा देश है जो सेंटो का एसोसिएट मेंबर था। तो वो आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका सेंटो का एसोसिएट मेंबर था। अब देखिए मैं यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक है फुल मेंबर, दूसरा है एसोसिएट मेंबर, यानी पूर्ण सदस्य और सहयोगी सदस्य, एसोसिएट मेंबर। तो दोनों में अंतर क्या होता है ये आप जान लीजिए। देखिए दोनों में अंतर तो बहुत होता है, अंतर काफी सारे होते हैं, लेकिन दो जो बेसिक अंतर है उसको आप समझ लीजिए। दो जो बेसिक अंतर है वो आप समझ लीजिए। फुल मेंबर, एसोसिएट मेंबर। देखिए फुल मेंबर का मतलब ये होता है कि जो देश किसी संगठन का जो फुल मेंबर होता है तो वो जो है जो उस संगठन की बैठक होगी तो उसमें भाग लेगा और भाग लेने के साथ साथ इसको वोटिंग राइट्स होते हैं और इस संगठन के जो विशेषाधिकार होते हैं, सुविधाएं होती हैं, ये इनका इस्तेमाल करता है। लेकिन जो एसोसिएट मेंबर होते हैं किसी भी संगठन के, वो संगठन की बैठक में भाग लेंगे, लेते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी इशू पर वोटिंग राइट्स नहीं होता है। पहला डिफरेंस ये हो गया कि फुल मेंबर को संगठन में भाग लेने का अधिकार होने के साथ ही साथ किसी भी विषय पर मतदान करने का अधिकार होता है। लेकिन जो एसोसिएट मेंबर होते हैं वो बैठक में भाग लेंगे, चर्चा में भाग लेंगे, लेकिन उन्हें किसी भी मुद्दे पर वोटिंग राइट्स नहीं होता है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो फुल मेंबर होते हैं, जैसे किसी संगठन का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है या जो कार्यकारी समूह होता है, तो कार्यकारी समूह में वही सदस्य चुना जाएगा, वही एज ए मेंबर चुना जाएगा जो उस संगठन का फुल मेंबर होगा। और जो एसोसिएट मेंबर होगा, एसोसिएट मेंबर उस संगठन का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, जो कार्यकारी ग्रुप होगा, कार्यकारी बोर्ड होगा, उसका मेंबर, एसोसिएट मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एज ए मेंबर नहीं चुना जा सकता है, एज ए मेंबर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दो ये बेसिक डिफरेंस है, इनको आप समझे रहिएगा, क्योंकि ये फुल मेंबर और एसोसिएट मेंबर को लेकर के बड़ा ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा।
तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। और मित्रों एक चीज जो बहुत जानने वाली बात यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है, यूएन की स्थापना होती है, और यूएन की स्थापना के पीछे जो सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इतने बड़े पैमाने पर जो जन और धन की हानि हुई है, जिस प्रकार की समस्या को मानवता ने झेला है, इस प्रकार की समस्या मानवता के सामने ना आए, विश्व समुदाय के सामने ना आए, इस प्रकार के समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसीलिए यूएन की स्थापना की गई। और उसका मेन उद्देश्य था कि ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की रक्षा करेगा, इसका मेन काम यही था। लेकिन 1945 में यूएन बनता है और उसके बाद देखिए 1945 का जो वर्ष है ना, 1945 जो 1945 का जो ईयर है, जो ये सन है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है मित्रों। हमने इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्ष 1945 की भूमिका, तो उस लेक्चर को आप देखिएगा तो उसमें हमने ये बताया है कि जो 1945 है, जो 1945 ईयर है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना डिसाइसिव है, जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दशा दिशा फ्यूचर को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो 1945 का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, जो एक साल का ये समय है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो हमारे कहने का आशय ये है कि यूएन की स्थापना होती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, ताकि इस प्रकार की समस्या पैदा ना हो। लेकिन इधर यूएन बनता है और उसके बाद देखिए 1945 में ही कोल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए कि कोल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारे संगठन बनते हैं, सीटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है, नाटो है, अंजुस है, वो तमाम सारे संगठन बनते हैं। तो आखिर में क्या रीजन है, आखिर में क्या रीजन है कि इतने बड़े उद्देश्य को लेकर के, आदर्श को लेकर के, सपने को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बैठ करके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया, उसके बावजूद ठीक 1945 में यूएन बनता है और उसके बाद बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। उसकी मेन वजह मित्रों ये है कि कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पंगु हो जाता है, वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है, वो बिल्कुल कोमा में पहुंच गया था और वो बिल्कुल कार्य नहीं कर पा रहा था कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की वजह से। इसीलिए वो तमाम सारे संगठन बनते हैं, क्योंकि यूएन काम नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो तमाम सारे संगठन बनते हैं। इसका मेन वजह यही था। अगर यूएन जिस उद्देश्य से बनाया गया था, अगर उसमें वो प्रभावशाली ढंग से कार्य कर पाता, तो शायद कोल्ड वॉर के टाइम में जितने सारे संगठन बने, जैसा कि हमने अभी आपको कुछ संगठनों के नाम बताए, तो शायद ये संगठन न बनते। तो खैर जो भी है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो आज का दूसरा क्वेश्चन है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए जो मैं संगठन से आए हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो भारत के कुछ संगठन हैं वो भी हैं। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? तो इसका सही आंसर है ए 1976 से 1985 तक। टेलीग्राम पर हमने पीडीएफ बना दिया है, उसमें हमने आंसर भी फीड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जो आज का दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया, इसका सही आंसर है 1976 से 1985। 1976 से 1985
1985 ये महिलाओं के दशक के रूप में यूएन ने इसको घोषित किया था। देखिए ये जो दशक है महिलाओं के लिए समर्पित था यूएन की तरफ से, तो इसका जो थीम था, इसका जो उद्देश्य था, वो ये था कि महिलाओं के लिए संपूर्ण विश्व में समान अवसर और अधिकार को बढ़ावा देना। लिए समान अवसर और अधिकार को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य था। जो इंटरनेशनल लेवल पर यूएन ने जो विमेंस टिकट घोषित किया था 76 से 1985, तो अभी तक यूएन की तरफ से 4 महिलाओं के संबंध में कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। उसमें जो फर्स्ट यूएन वो हुआ 1975 में मैक्सिको सिटी मैक्सिको। देखिए मैक्सिको सिटी जो है ये मैक्सिको की राजधानी है, और जो सेकेंड यूएन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वो हुई 1980 में कोपेनहेगन ये स्वीडन की राजधानी है, नहीं सॉरी स्वीडन नहीं, ये डेनमार्क की राजधानी है। और जो थर्ड यूएन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ देखिए इससे सीधा क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है कि फर्स्ट यूएन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कहां पर संपन्न हुई, कब संपन्न हुई। इसी प्रकार से सेकंड, थर्ड, फोर्थ अभी तक 4 हुए हैं, तो जो तीसरा हुआ वो 1985 में नैरोबी केन्या में संपन्न हुई। और जो फोर्थ यूएन वीमेंस कॉन्फ्रेंस जो संपन्न हुई वो हुई 1995 में बीजिंग चीन में। तो अभी तक यूएन के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर 4 वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। पहला 75 मैक्सिको में होता है, सेकंड 80 में कोपेनहेगन में होता है, थर्ड 85 नैरोबी में होता है, फोर्थ 1995 में
बीजिंग चाइना में होता है। देखिए, इन सब चीजों को मनाने का जो मेन उद्देश्य होता है कि जो महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको जो अवसर देने की बात है, उस पर इंटरनेशनल लेवल पर उनको चर्चा में लाना, उस पर कार्य करना, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर महिलाओं के साथ जो भी मतलब भेदभाव है या उन्हें जो उचित प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिल पा रहा है उन्हें प्रदान किया जाए। इन सब चीजों के पीछे यही उद्देश्य होता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा डी, स्पेन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक, देखिए बिम्स्टेक जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है। तो ये जो बिम्स्टेक है ना, इसको सार्क के विकल्प के रूप में इसको विकसित किया गया, सार्क के विकल्प के रूप में इसे बनाया गया। मेन उद्देश्य ये था कि जब सार्क ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान उसमें समस्या पैदा कर रहा था, तो सार्क को जिस गति के साथ, जिस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो सार्क बढ़ नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से उसमें हुआ क्या कि भारत को ये लगा कि ये संगठन ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है, अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहा है, तो एक विकल्प के रूप में कोई दूसरा संगठन बनाया जाए। तो ये सार्क के विकल्प के रूप में बनाया गया संगठन है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है, बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है, वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो यहाँ पर देखिए, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, भाई एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है, जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कि कौन सा ऐसा संगठन है जो सार्क के विकल्प के रूप में विकसित किया गया या सार्क के विकल्प के रूप में उसे बनाया गया। तो वो कोई और नहीं, वो बिम्स्टेक है जो सार्क के विकल्प के रूप में बनाया गया। और देखिए, ये जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक के जो मेंबर हैं, बिम्स्टेक में जो मेंबर हैं उसमें से जो है 5 मेंबर, बिम्स्टेक में कुल 7 मेंबर हैं, टोटल 7 मेंबर हैं, जिसमें से 5 मेंबर ये साउथ एशिया के हैं।
5 मेंबर साउथ एशिया के हैं और 2 मेंबर जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से हैं। अब ये 5 मेंबर देखिए, इसमें आपका आएगा इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। तो जो 5 मेंबर हैं बिम्स्टेक में टोटल मेंबर 7 हैं। 5 जो है साउथ एशिया के हैं और 2 जो हैं साउथ ईस्ट एशिया के हैं। और ये जो 5 मेंबर हैं, ये 5 मेंबर सार्क के भी मेंबर रहे हैं, सार्क के भी मेंबर हैं। तो जैसा कि हमने बताया, ये सार्क के विकल्प के रूप में इसको बनाया गया। तो ये जो 5 मेंबर हैं साउथ एशिया के, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और जो 2 ये साउथ एशिया के देश हैं, इसमें आपका आता है म्यांमार और दूसरा आपका आता है थाईलैंड। तो इसमें 7 मेंबर हैं, 5 साउथ एशिया से, 2 साउथ ईस्ट एशिया से। और इसकी जो स्थापना की गई बिम्स्टेक की, वो 1997 में की गई। और जो बिम्स्टेक चूंकि सार्क के विकल्प के रूप में विकसित किया गया। जब सार्क के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो भारत ने एक विकल्प के रूप में दूसरा संगठन बनाने के संबंध में प्रयास किया, कोशिश किया। तो वो उसी का प्रतिफल है। ये बिम्स्टेक अस्तित्व में आता है। और बिम्स्टेक है, ये बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से बिम्स्टेक का गठन होता है। और बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, यानी बांग्लादेश में है, इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बिम्स्टेक के संबंध में ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें बिम्स्टेक के संबंध में बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि उसमें ये पूछ ले कि बिम्स्टेक में जो साउथ एशिया के कौन कौन से देश आते हैं, या बिम्स्टेक में कितने ऐसे मेंबर हैं जो साउथ एशिया से हैं, कितने ऐसे मेंबर हैं जो साउथ ईस्ट एशिया से हैं। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। या बिम्स्टेक की जो स्थापना है वो किस घोषणा पत्र के माध्यम से होता है, तो वो बैंकॉक घोषणा पत्र है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये कभी भी पूछी जा सकती हैं। इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक उचित समय में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई दूसरी चीज आए तो आपको दिक्कत ना हो, आप उसको आसानी से हल कर सकें। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों में से उनकी नियुक्ति का क्रम बताना है कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो इस प्रकार से चीजें हैं। तो इसमें जो है
सबसे पहले आते हैं वो हैं ट्राइगुएल ली आते हैं। फिर डार्क हैमरफोल्ड आते हैं, फिर यूथॉन्ट आते हैं, फिर उसके बाद हीम आते हैं। तो ये क्रम पूछा है, उनको आप मतलब वो देख लीजिएगा उनका जो टाइम पीरियड है कौन कैसे आया। तो यहाँ पर सीक्वेंस पूछा है। और जो जानने वाली बात ये है, सबसे ज्यादा जानने वाली बात ये है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है, चार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, उस चार्टर के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के का जो चार्टर है, उस चार्टर के चैप्टर 15 में आर्टिकल 1907 से 101 तक में सचिवालय का उल्लेख है। और चूंकि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रशासनिक कार्यालय है, और ये जो सचिवालय है उसका जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। तो यहाँ पर महासचिव का सीक्वेंस पूछा है, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो जो प्रावधान है उनके बारे में भी आप जान लीजिए। तो जो 97 है, चैप्टर 15 में आर्टिकल 97 से 101 तक सचिवालय का उल्लेख है। और आर्टिकल 97 जो है, आर्टिकल 97 में जो सेक्रेटरी जनरल है, जो महासचिव है, उसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहा गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो है सेक्रेटरी जनरल को, महासचिव को वर्ल्ड मॉडरेटर कहते हैं। ये रूजवेल्ट ने महासचिव को वर्ल्ड मॉडरेटर कहा है। वर्ल्ड मॉडरेटर मतलब होता है विश्व संचालक। देखिए क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है कि वह कौन सा नेता है या किस देश का नेता है या कौन सा राष्ट्रपति है जिसने सेक्रेटरी जनरल को अर्थात महासचिव को वर्ल्ड मॉडरेटर कहा है, यानी विश्व संचालक कहा है। तो ये पूछा जा सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन फ्यूचर जरूर पूछा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना, सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है। हम कह सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, सबसे हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। और जो ये सेक्रेटरी जनरल है, ये यूनाइटेड नेशंस के जितने भी अंग हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके मतलब जो प्रोग्राम हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं,
उनको लागू करवाने का कार्य करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो डे टू डे का कार्य है ये सचिवालय के माध्यम से ही होता है और सचिवालय को लीड करता है महासचिव, सेक्रेटरी जनरल। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सेक्रेटरी जनरल का जो पद है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एज ए सेक्रेटरी जनरल जितने भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं यूएनओ के अभी तक, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो नवे सेक्रेटरी जनरल हैं। एंटोनियो गुटेरेस नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। अभी तक जितने भी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रहे हैं उसमें यदि देखा जाए तो जो सबसे प्रभावशाली कार्यकाल है वो माना जाता है, भाई जहां तक हमारा मानना है, वो कोफी अन्नान का रहा है। क्योंकि कोफी अन्नान ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए उन्होंने एक मतलब वो समिति बनाई थी। तो उसमें सुधार के संबंध में 2 ऑप्शन थे और उन्होंने उस पर काफी कार्य किया, अंततः वो सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से यूएन में सुधार का प्रयास किया, अंततः वो सफल नहीं हो पाए। खैर छोड़िए, भाई चूंकि सफल क्या हो पाते, जब वर्ल्ड कम्युनिटी और विशेष रूप से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, जब वो सहयोग करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कोफी अन्नान ने बहुत कोशिश किया, भरपूर कोशिश किया और वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी उनके इस प्रयास को सराहा जाता है, याद किया जाता है। बड़ा प्रशंसनीय, बड़ा सराहनीय प्रयास उन्होंने किया इस संबंध में। तो कोफी अन्नान जो कि 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस थे, तो उनका जो कार्यकाल है वो एक बहुत ही अच्छा, बड़ा प्रभावशाली कार्यकाल माना जाता है। उन्होंने अपना जो रोल है वो बड़ा इफेक्टिव तरीके से प्ले किया। तो ये रहा इस संबंध में। और जो अगला क्वेश्चन है, अब हम उस पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो संगठन है उसका जो प्रधान अंग है, उसके 6 प्रधान अंग हैं। उन 6 प्रधान अंगों में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं, जो भी प्रधान अंग हैं, 6 अंग हैं, उनमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही एकमात्र ऐसा अंग है जिसे अपने निर्णयों को लागू करने के लिए इसके पास शक्ति है। ये बल प्रयोग कर सकता है, अपने निर्णयों को लागू करने के संबंध में बल प्रयोग कर सकता है और इसके जो निर्णय है ना ये बाध्यकारी होते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी प्रधान अंग हैं उनमें सिक्योरिटी काउंसिल ही एकमात्र ऐसा अंग है जिसके पास बल प्रयोग की शक्ति है और किसी के पास भी फोर्स को इस्तेमाल करने की शक्ति नहीं है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक प्रकार से हावी हो जाता है या उसको हाईजैक कर लेता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है जो कोल्ड वार था वो उसमें लड़ाई सिर्फ
यूएसएसआर और यूएसए के बीच थी, यानी उदारवादी पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के बीच टकराव था। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अमेरिका भी परमानेंट मेंबर है और जो यूएसएसआर था तो वो भी परमानेंट मेंबर था। अब लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच थी। तो अब देखिए कि इन्हीं दोनों के बीच की जो लड़ाई है, अब चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल काम ही नहीं कर पा रहा था, यूएनओ जो है बिल्कुल पंग हो गया था, तो अंततः हुआ क्या कि भाई देखिए इन दोनों की लड़ाई पूरे के पूरे संगठन पर, पूरे विश्व समुदाय पर किस प्रकार से हावी हो गई और किस प्रकार से यूएनओ को इसने हाईजैक कर लिया, यूएनओ पंग हो गया। तो हमारे कहने का आशय ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो किस प्रकार से इतने बड़े संगठन पर, इतने वैश्विक संगठन पर किस प्रकार से हावी हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, उसकी जो शक्तियां हैं वो बड़ी व्यापक हैं और वो पूरे संगठन पर हावी हो जाता है। और इसके इम्पोर्टेंस को देख करके ही कुछ विद्वानों ने इस संबंध में बड़े अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं। तो उसमें एक विद्वान हैं डेविड कुशमैन। देखिए बड़ा अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। ये कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया का पुलिसमैन है। दुनिया का पुलिसमैन है। और दूसरे विद्वान हैं पामर और परपिंस। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कुंजी है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कुंजी है। और एक विद्वान है A.H. व्यापकर। इन्होंने क्या कहा है? इनका भी स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भुजा है। कार्यकारी कि संयुक्त सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भुजा है। तो देखिए ये जो तीनों स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखे हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो महत्ता है वो बयां कर रहे हैं कि कोई इसे दुनिया का पुलिसमैन कह रहा है। भाई पुलिसमैन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अराजकता ना आने पाए, अव्यवस्था ना फैलने पाए। अब कोई कह रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र की कुंजी है। अब बताइए कि बगैर कुंजी जो है लॉक को खोलती है, अगर लॉक ना खुले तो बड़ा जो भवन है उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बताइए कि ये कुंजी है संयुक्त राष्ट्र की। और एच डॉक्टर ने ये कहा है कि ये कार्यकारी भुजा है, यानी कार्य करने वाली भुजा है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, अगर उनमें विवाद हो जाए किसी मुद्दे को लेकर, तो आप समझिए कि यूएन बिल्कुल पंग हो जाएगा, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। और कोल्ड वार इसका जीता जागता उदाहरण रहा है। कोल्ड वार
जो एएच डॉक्टर ने कहा है कि कार्यकारी भुजा है, यानी कार्य करने वाली भुजा है, अगर भुजा कार्य नहीं करेगी तो फिर आगे काम कैसे बढ़ेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण रहा है कोल्ड वार। कोल्ड वार में देखिए आपस में तनाव हो गया दो परमानेंट मेंबर के बीच, और पूरा का पूरा जो यूएन का इतना बड़ा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो सब बिल्कुल एक प्रकार से भंग हो गया। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यतः, मतलब इसके चार्टर से संबंधित चीजें हैं, वो पूछा है। तो इसमें यह है कि जो आंसर सी है वो सही होगा। शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों जैसे जो व्यापक विषय हैं इन्हीं के लिए ही आया है। बात बिल्कुल सही है, तो इसमें कुछ व्याख्या करने लायक है नहीं। हाँ, इतना आप जान लीजिए, तो ये आप जानते होंगे, फिर भी आप जान लीजिए कि जो यूएन चार्टर है इसमें 19 चैप्टर हैं, 111 अनुच्छेद हैं, और 19 चैप्टर हैं, 111 अनुच्छेद है इसमें यूएन चार्टर में, और इसमें कुछ व्याख्या करने लायक है नहीं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है देखिए ये क्वेश्चन है जो आने वाला है, अब आया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें जिसके समझ में कॉन्सेप्ट आ गया वो तो सही कर ले जाएगा, अदरवाइज वो गड़बड़ कर जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, उसको मैच कराना है। तो उसमें सूची फर्स्ट में ये है कि वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यूरोपियन यूनियन, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यूएनओ, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य आईएलओ, वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य नाटो। तो ये है। तो देखिए ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है, उसमें आप देख लीजिएगा टेलीग्राम पर, उसमें हमने आंसर फीड कर दिया है। देखिए पहली चीज तो ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी संगठन पाए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी संगठन पाए जाते हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वो सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब वो हो सकता है कि वो एक क्षेत्र विशेष के संबंध में संगठन हो सकता है कि वो एक वैश्विक संगठन हो, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर वो कार्य करने वाला संगठन हो। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो भी संगठन होता है वो सब इंटरनेशनल संगठन होते हैं, क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक संप्रभु राज्य आपस में संधि करके समझौता करके बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय संगठन की। देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का सीधा सा मतलब ये होता है कि ऐसा संगठन जो दो या दो से अधिक संप्रभु राज्यों के द्वारा संप्रभु राज्यों के मध्य संधि या समझौता करके बनाया जाता है, उसका एक कानूनी आधार होता है, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाया जाने वाला जितने भी संगठन होते हैं सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में देखिए कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिनको हम वैश्विक संगठन कह सकते हैं,
और कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी क्षेत्रीय संगठन होते हैं। देखिए चाहे वो वैश्विक संगठन हो चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो, उनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही वो दोनों आते हैं। इसको इंग्लिश में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, इसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये डिफरेंस है कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम वैश्विक संगठन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, और किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, क्षेत्रीय संगठन कहेंगे। इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है, देखिए ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी जो सदस्यता है पूरे विश्व समुदाय के लिए ओपन होती है, जिसके सदस्य पूरी दुनिया का कोई भी राष्ट्र बन सकता है, कोई भी सॉवरेन स्टेट, जो सॉवरेन स्टेट है, संप्रभु राज्य है, दुनिया के किसी भी कोने में उसकी भौगोलिक स्थिति हो, वो पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, वो अगर संगठन का सदस्य बन सकता है तो ऐसा संगठन वैश्विक संगठन कहलाएगा। अर्थात वैश्विक संगठन एक ऐसा संगठन होता है जिसकी सदस्यता पूरे विश्व समुदाय के लिए, पूरे विश्व के किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी सॉवरेन स्टेट के लिए खुली होती है। कोई भी सॉवरेन स्टेट उसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तो ऐसा संगठन जो है वैश्विक संगठन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका UNO है, WTO है, ILO है, WHO है। देखिए ये ऐसे संगठन हैं, भाई देखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो 2 या 2 से अधिक संप्रभु राज्यों के द्वारा संधि या समझौता करके बनाया जाता है, उसका एक कानूनी आधार होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कुछ को नहीं कह सकते हैं, कुछ को हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है, वैश्विक संगठन कहा जा सकता है, जिसकी सदस्यता संपूर्ण विश्व के किसी भी देश, संपूर्ण विश्व के सभी देशों के लिए खुली होती है, जिसकी सदस्यता संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी देश ले सकता है। उसी संगठन को हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जैसे यूएनओ है, तो यूएनओ का मेंबर दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला राष्ट्र हो, उसकी भौगोलिक स्थिति पूरी, ये जो पूरा भूगोल है उसकी स्थिति कहीं भी हो, कहीं उसका लोकेशन हो, तो वो यूएन का मेंबर बन सकता है। WTO का मेंबर भी वो बन सकता है। ILO का मेंबर भी कोई भी देश बन सकता है। WHO का मेंबर भी कोई भी देश बन सकता है। अब देखिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखिए ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सदस्यता एक सीमित क्षेत्र के देशों के लिए खुली होती है, या ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना एक सीमित क्षेत्र को ध्यान में रख करके की जाती है, या एक सीमित क्षेत्र के लिए वो कार्य करता है, तो दैट इज कॉल्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका है SAARC, सार्क, ASEAN, आसियान, यूरोपियन यूनियन, बिम्स्टेक, SCO, और भी तमाम सारे संगठन हैं। जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, AU हो गया, अफ्रीकन यूनियन, और तमाम सारे हैं। अब देखिए
भाई सार्क जो है ये साउथ एशिया का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र से संबंधित है, एक सीमित क्षेत्र का संगठन है। इसलिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन हम उसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, ना कि इसको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन है या अमेरिका है या विश्व के अन्य जो भाग में रहने वाले देश हैं, उनका वो इसके सदस्य नहीं बन सकते। जैसे आसियान है, ये क्या है? ये साउथ ईस्ट एशिया का संगठन है। ये साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो उससे संबंधित संगठन है। यूरोपियन यूनियन यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित है। बिम्स्टेक है, जो वे आप बंगाल के जो देश हैं उनसे संबंधित है। एससीओ है, तमाम सारे देश। देखिए इंटरनेशनल ये भी है, लेकिन ये एक सीमित दायरे, सीमित क्षेत्र से संबंधित संगठन है, इसलिए इनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, लेकिन इसको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हम इनको नहीं कह सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और एक चीज और आप समझ लीजिए, देखिए जो तर्कवाक्य होता है उसके माध्यम से समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है? शेर का बोला है। ये क्या है? हाथी का बोला है। देखिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सारे के सारे शेर हाथी हैं। सारे शेर जो हैं हाथी हैं, लेकिन सभी हाथी शेर नहीं है। देखिए सारे के सारे शेर हाथी हैं, लेकिन सभी हाथी शेर नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यूओ का मतलब हो गया यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, आईओ का मतलब हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सभी जो यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए जितने यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल नहीं है। देखिए समझिए आप कि ये यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे के सारे यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो हैं, लेकिन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो यूनिवर्सल नहीं है। जैसे देखिए यूएनओ, WTO, ILO, WHO ये यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जैसे ये भी जो ये सार्क है, आसियान है, EU है, बिम्स्टेक है, SCO है, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसके माध्यम से यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे सारे शेर हाथी हैं, लेकिन सभी हाथी शेर नहीं हैं, उसी प्रकार से सारे यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो हैं, लेकिन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे सार्क है, आसियान है, EU है, बिम्स्टेक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो हैं, लेकिन यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो।
तो ये थोड़ा सा अंतर होता है कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं और किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सिक्योरिटी काउंसिल को सौंपी? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन एजेंडा फॉर पीस, एन एजेंडा फॉर पीस, एजेंडा फॉर ये रिपोर्ट सौंपी बुतरस घाली। ये 6th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ थे। इनका जो कार्यकाल है वो 1992 से 1996 तक रहा है। देखिए बुतरस घाली ये मिस्र के थे। ये 6th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ रहे हैं। इन्हें सिर्फ एक टर्म मिला था 5 साल का, 92 से 96 तक। और देखिए अब आप ये समझिए कि एन एजेंडा फॉर पीस है क्या। देखिए जब 91 में कोल्ड वॉर का अवसान हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, तब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक सुपर पावर बचा। तो चूंकि 1945 में जैसे ही यूएन का निर्माण होता है, व्यवस्था बाइपोलर हो जाती है, द्विध्रुवीय हो जाती है, और 1945 से लेकर के 91 तक विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय बनी रही, बाइपोलर बनी रही। तो जब 91 में यूएसएसआर खत्म हो गया, कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर उभर करके आया, कि भाई अभी तक जो 2 ध्रुव थे उसमें एक ध्रुव का अंत हो चुका है, अब अमेरिका एक अकेला ध्रुव बचा था सुपर पावर के रूप में। तो उसमें यह था कि भाई जो एक टसल थी, जो एक टकराव था, वो दूर हो गया है। तो इस बदले माहौल में जो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड है, जो पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है, इस इरा में जो एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर उभर करके आ रहा है, तो इस दौर में यूएन को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए, यूएन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, यूएन कैसे पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामले में और इफेक्टिव तरीके से कार्य कर सके। तो इसी उद्देश्य से बुतरस घाली की जो ये रिपोर्ट है एन एजेंडा फॉर पीस, वो प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ये था, जैसा कि हमने आपको बताया, कि पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर करके आ रहा है, जहां अमेरिका सिर्फ एक शक्ति है, तो इस नई विश्व व्यवस्था में, इस नए माहौल में, इस नए परिदृश्य में किस प्रकार से यूएन को इफेक्टिव बनाया जाए, यूएन और प्रभावशाली तरीके से कार्य कर सके। क्योंकि जिस प्रकार से 1945 से लेकर के 91 तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लगभग निष्क्रिय बना रहा, थोड़े बहुत सफलताओं को छोड़ दीजिए तो वो लगभग निष्क्रिय रहा, मतलब वो बिल्कुल एक प्रकार से कमजोर अवस्था में बना रहा, कार्य नहीं कर सका। तो उसकी इस संबंध में जो यूएन की जो लेगेसी रही है, इस संबंध में यूएन का जो इतिहास रहा है, तो उस इतिहास से यूएन को बाहर निकालने के लिए इस नई विश्व व्यवस्था में चलिए किस प्रकार से यूएन को प्रासंगिक बनाया जाए, यूएन को
किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जाए। तो इसी उद्देश्य से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई बुतरस घाली की। और इन्हीं के टाइम में जनवरी 1992 में पहली बार विश्व इतिहास में पहली बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की समिट कॉन्फ्रेंस होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की समिट कॉन्फ्रेंस, यानी समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा कॉन्फ्रेंस था, ये ऐसी बैठक थी, ऐसी समिट थी जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर थे उनके हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट ही इसमें पार्टिसिपेट किए। इसीलिए इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की समिट कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, समिट बैठक बोला जाता है। ये विश्व इतिहास में पहली बार था जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की समिट बैठक होती है। उसी बैठक में बुतरस घाली ने अपनी एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया, भाई उन्होंने ये चीजें रखी विश्व समुदाय के सामने कि अब ये जो बदला हुआ माहौल है, जो बदला हुआ परिदृश्य है, जो एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर उभर करके आ रहा है, तो इसमें किस प्रकार से यूएन को प्रभावी बनाया जाए, प्रभावशाली बनाया जाए, ताकि यूएन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर के बेहतर तरीके से कार्य कर सके, जिसका मेन मोटो ही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रहा है। तो इस पर ये किस प्रकार से अच्छे तरीके से कार्य कर सके। और पिछला जो इतिहास रहा है वो तो जो रहा है उससे पीछा छुड़ाने की जरूरत है, ताकि अब जो बदला हुआ माहौल है, जो बदला हुआ परिदृश्य है, उसमें यूएन का एक बदला हुआ माहौल और यूएन का एक बदला हुआ स्वरूप सामने आना चाहिए। इसी उद्देश्य से एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन इस पर बहुत अच्छी तरीके से काम भी नहीं हो पाया और अमेरिका अपने हिसाब से विश्व व्यवस्था को चलाता रहा। भाई आप देखते हैं कि 91 के बाद उसने इराक पर हमला किया और कहाँ कहाँ हमला किया, वो तमाम सारी चीज सद्दाम हुसैन पर गलत आरोप लगा करके। और बुतरस घाली, देखिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, उसको जानने की जरूरत है कि बुतरस घाली सिक्योरिटी काउंसिल के एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल हैं जिन्होंने ये कहा अपने को कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा भिखारी, ही वर्ल्ड बिगेस्ट बेगर। विश्व का महाभिखारी। बिगेस्ट बेगर ऑफ द वर्ल्ड। बिगेस्ट बेगर ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो सदस्य राष्ट्रों का यूएन में जो कंट्रीब्यूशन है, भाई सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक सहयोग से तो यूएन चल रहा है, तो जो सदस्य राष्ट्रों का जो कंट्रीब्यूशन है वो ड्यूज बड़ा लंबा था, पेंडिंग था कि भाई कुछ पैसा दे देते हैं फिर रोके रहते हैं। तो अब चूंकि यूएन की जब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होगी, तो जिस पैमाने पर यूएन को इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो फूड प्रोग्राम हो या अन्य जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, मिशन उनको चलाना पड़ता है, तो सबके लिए भाई पैसा चाहिए, बगैर पैसे के तो काम चलेगा नहीं। तो जो पेंडिंग था, जो ड्यूज थे, तो उन्होंने कहा कि भाई सदस्य राष्ट्र उन्हें टाइम से दें और पूरा दें। तो इसी संबंध में उन्होंने कहा कि भाई हम विश्व के सबसे बड़े भिखारी हैं, हम अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग अपना जो भी ड्यूज है उसको टाइम से दीजिए, पूरा दीजिए। तो इसी सेंस में इन्होंने ये कहा अपने को कि विश्व का
सबसे बड़ा भिखारी, विश्व का महाभिखारी, बिगेस्ट बेगर ऑफ द वर्ल्ड। और अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और बल्कि इस संबंध में बुतरस घाली ने अमेरिका की आलोचना भी किया था, क्योंकि काफी ड्यूज इनका वाकई था, और उसी का ये परिणाम रहा कि बुतरस घाली को सेकेंड टर्म नहीं मिली। हालांकि फ्रांस बहुत चाहता था कि इन्हें सेकेंड टर्म मिले, लेकिन अमेरिका ने नहीं चाहा, इसीलिए इनको सेकेंड टर्म नहीं मिला, नहीं तो इनको भी मिल जाता। फ्रांस ने बहुत कोशिश किया, अंततः वो असफल हो गया। वही अमेरिका के सामने कहाँ टिक पाता, क्योंकि 91 के जस्ट बाद की ये घटना है। भाई 92 से 96 तक इनका कार्यकाल था, और उसके बाद यदि ये दोबारा नियुक्त किए जाते तो 96 के पहले इनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी। तो चूंकि अमेरिका की इन्होंने आलोचना कर दिया, तो वो अमेरिका नाराज हो गया और इन्हें दूसरी टर्म उसने नहीं दिलवाया। फ्रांस ने कोशिश किया, लेकिन फ्रांस की एक भी चली नहीं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वो भारतीय जो कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, ये सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, ये भी सही है। रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, ये गलत है, ये बड़ोदरा में है। और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान न्यू दिल्ली, ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर सी है वही गलत है, क्योंकि जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है कॉलेज है, ये अहमदाबाद में नहीं है, बड़ोदरा गुजरात में है। गुजरात में है, तो इसमें यही गलत है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है कि किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पूर्ण सदस्य बने? तो ऑप्शन डी सही है, 2017 में। 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बनते हैं, पूर्ण सदस्य बनते हैं। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जून 2001 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, और इस समय जो मेंबर हैं नौ हैं, और इसमें से अभी जो लेटेस्ट मेंबर बना है वो है ईरान, जो कि 9वां सदस्य है। और भारत और पाकिस्तान ये दोनों जून 2017 में सदस्य बनते हैं। और ईरान जो है
अभी लेटेस्ट जुलाई 2023 में, अभी लेटेस्ट 2023 में ये 9वां सदस्य बनता है एससीओ का। एससीओ में इस समय जो कुल सदस्य संख्या है वो 9 है। 9वां सदस्य ईरान बनता है। और जो एससीओ है, एससीओ का जो पूर्ववर्ती संगठन है वो रहा है संघाई 5। संघाई 5 या संघाई 5 ये 1996 में बनाया गया था। तो संघाई 5 जो है एससीओ का पूर्ववर्ती संगठन है। और यही संघाई 5 आगे चल करके 2001 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बनता है। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 9 सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान जून 2017 में फुल मेंबर बनते हैं। और अभी जो लेटेस्ट जुड़ने वाला जो सदस्य हैं वो ईरान है। और अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। वो है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है, कार्यकाल पूछा है, टेन्योर पूछा है, तो वो है 6 वर्ष है। टेन्योर 6 वर्ष है। देखिए संविधान के भाग 14 के चैप्टर 2 में पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लोक सेवा आयोग, भारतीय संविधान का जो भाग 14 का चैप्टर 2 है उसमें लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान है। वो संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, सबके बारे में प्रावधान है। तो इसमें जो है अनुच्छेद आर्टिकल 315 आर्टिकल 315 में संघ और लोक सेवा आयोगों के बारे में प्रावधान है। और आर्टिकल 316 में इनकी नियुक्ति और पदावधि यानी टेन्योर, पदावधि के बारे में प्रावधान। और ये जो क्वेश्चन है ये इसी से संबंधित है। और इसमें प्रावधान ये है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अब देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यूपीएससी का मेंबर बनता है। मान लीजिए कि एक्स पर्सन है जो यूपीएससी के मेंबर बनते हैं 58 वर्ष में। अब जब इनमें 6 जोड़ा जाएगा तो जब ये 62 वर्ष के हो जाएंगे तब इन्हें क्या है कि इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। वही 58 वर्ष के हैं, अब कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आएगा उसी के हिसाब से वो तय होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 58 वर्ष में यूपीएससी का मेंबर बनता है और 6 वर्ष पूरा होगा तो वो 62 वर्ष हुआ, लेकिन जो 65 वर्ष है वो पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या है कि ऐसा बनाया गया है कि भाई अगर 6 वर्ष या 65 वर्ष, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 58 वर्ष में बना दिया जाए तो फिर पूरा वो 58 208 सॉरी 60, तब ये हो जाएगा 64 वर्ष। तो जब ये 64 वर्ष के होंगे तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी अगर 65 वर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1 साल बाकी है, और लेकिन इनका 6 वर्ष पूरा हो गया है इसलिए इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि वाई एक व्यक्ति है जो मान लीजिए कि 61 वर्ष की अवस्था में सदस्य बनते हैं और जैसे ही 4 साल और ये मतलब रहेंगे तो ये 61 4 हो जाएगा 65, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तब वाई महोदय ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि भाई अभी हमारा 6 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कम उम्र में अध्यक्ष या मेंबर बन जाए या ज्यादा उम्र में बने तो एक समय सीमा से ज्यादा वो पद पर रहे नहीं तो किसी को अगर 55 वर्ष में बना दिया जाएगा तो फिर वो 65 वर्ष के हिसाब से जाएगा तो 10 साल रहेगा, और किसी को यदि 61 साल में बनाया गया तो वो 4 साल ही रहेगा। तो इसीलिए एक प्रकार की समानता रहे, तो इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उस हिसाब से सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। एक अध्यक्ष 10 सदस्य, अर्थात ये यूपीएससी 11 सदस्यीय आयोग है। यूपीएससी क्या है? 11 सदस्यीय आयोग है, एक अध्यक्ष और मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। और इस समय जो अध्यक्ष हैं यूपीएससी के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो है मनोज सोनी। इसमें यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो एक अध्यक्ष 10 सदस्य इसमें हो सकते हैं। और यूपीएससी जो है ये एक रिक्रूटमेंट
करवाने वाली संस्था है, रिक्रूटमेंट करने वाली संस्था है। ठीक है, इसमें जो यूपीएससी जो है, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस जो सेवा है उनके सदस्यों का चयन करती है। और जो ऑल इंडिया सर्विस है, मतलब जो प्रशासनिक सेवा नहीं है, मतलब जो भारत सरकार में जो ए और बी ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं केंद्रीय सेवा के, ए और बी ग्रेड के जो भारत सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति, उनके भी चयन का कार्य करती है। तो यूपीएससी का ये कार्य है, इतने अध्यक्ष होते हैं, इतने सदस्य होते हैं। तो ये रहा, ये जो है आज का आखिरी क्वेश्चन था। और जितने भी क्वेश्चन हमने साल में कराए, जिनकी व्याख्या हमने की है, इनका जो पीडीएफ है हमने टेलीग्राम पर भेज दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। जब वहां पर पॉलिटिक्स वाला क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वो आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है 11 उनके पीडीएफ आपके सामने आएगी। और हमने उनके सारे आंसर्स भी लिख दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मित्रों, आज सिर्फ यहीं तक। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अगला जो हमारा वीडियो होगा, वो पीजीटी एग्जाम में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, उनकी हम व्याख्या करेंगे, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी थोड़ा सा एक टफ पेपर माना जाता है और इसमें अभ्यर्थियों को दिक्कतें होती हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से सीक्वेंस में हम चलते चलेंगे और हम ये कोशिश करेंगे, हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि आपको जितना अधिक से अधिक जानकारी दिया जा सके, जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा सदैव यही प्रयास रहा है। और मित्रों, अब हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।